डिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको मैं सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के साथ 2 से 4 मिनट तन्मयता के साथ लगते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, ये ईश्वरीय अनुकंपा है कि आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आज ने आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक का विषय क्या रहने वाला है, ब्लड। ब्लड मतलब रक्त। रक्त क्या है इसके समझने के लिए आप समझें कि जो ब्लड है इसको एक्चुअली हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक ब्लड का लसिका हो जाता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, और एक जो रक्त है वो तो रक्त है ही, ब्लड। तो ब्लड का ही एक पार्ट क्या है, लसिका है। लसिका जो है ये क्या है कि जब हमारा जो ब्लड है, देखो 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। कोई भी जीव हो उसके अंदर 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, परिसंचरण तंत्र होंगे। या तो खुला परिसंचरण तंत्र होगा या तो बंद होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा या आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। जिन जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी रुधिर वाहिनियां नहीं होती। और जिन लोगों के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है उनके अंदर रुधिर वाहिनियां होती हैं। ज्यादातर जीव, जितने भी स्टैंडर्ड जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय, भैंस, बकरी, इन सब के लिए ब्लड को ले जाने के लिए, लाने के लिए बाकायदा क्या होती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं, चाहे उसको हम धमनी, सिराएं, कैपिलरी बोलते हैं। और इन धमनी, सिराओं, कैपिलरियों के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे ब्लड का कुछ हिस्सा छन के नीचे आ जाता है। ब्लड का जो भाग छन के नीचे आ जाता है उसको हम बोलते हैं लसिका। तो लसिका पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो विषय रहने वाला है वो ब्लड है। रक्त के भी 2 भाग हैं। जो ये ब्लड है, ब्लड का 2 भाग होगा। एक तो क्या लिक्विड पार्ट होगा, एक सॉलिड, यानी एक इसका द्रव पार्ट होगा और एक इसका ठोस पार्ट होगा। जो ठोस पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं रक्त कणिका, ब्लड कार्पोसेल्स, रक्त कणिका। और जो लिक्विड पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है तो 55% इसका कंसंट्रेशन है। यानी जो आप रक्त देख रहे हो उसमें 2 चीजें हैं। आपको तो सिर्फ लाल लाल दिख रहा है पर उसमें है क्या, उसमें कई सारी चीजें हैं। 55% तो उसका लिक्विड पार्ट है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें लगभग मोर देन 92% क्या है, वाटर है। रेस्ट और चीजें उसमें WBC है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो तुम्हारे रक्त कणिकाएं हैं 3 प्रकार की हैं। एक RBC है, एक WBC है और एक प्लेटलेट्स है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे RBC के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, RBC यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको आप एक नाम और से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट। तो हम बात करने वाले हैं RBC, जिसको हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट। इसके बारे में 2, 4, 6 पॉइंट पहला जान लो। पहला पॉइंट क्या है कि जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं तो RBC का निर्माण उस समय कहाँ होता है, RBC का निर्माण गर्भावस्था में कहाँ होता है, प्लीहा, लीवर में होता है। गर्भावस्था के दौरान स्प्लीन में होता है। और पैदा होने के बाद अब हम लोगों में ब्लड का निर्माण कहां हो रहा है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। पर 2% प्लीहा में भी होता है। यानी अब मैं बात करूं, तुम बात करो, तुम्हारा ब्लड कहां बन रहा है तो अस्थमज्जा में बन रहा है, पर 2% आज भी प्लीहा में बन रहा है। अब अस्थमज्जा क्या है, तो जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, जैसे ये ले लो, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, बड़ी हड्डियों के बीच में एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। जो आम मानवीय तरीके से जीवों को मार के खाते हैं उनसे पूछना तो वो सुरुआ पीते हैं, सुरुआ में वो बोन मैरो पीते हैं। तो 2% ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा है, बोन में, तुम्हारे प्लीहा में हो रहा है। बाकी सारे RBC का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो अस्थमज्जा में हो रहा है। जन्म के बाद जीवन काल, कोई भी कोशिका होगा तो उसका जीवन काल होगा। तो RBC की जो सेल्स हैं इनका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है।
इसीलिए कहा जाता है हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप रक्त क्या कर सकते हैं, नियमित डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने के बाद जो आरबीसी 120 दिन की हो जाएगी, खुद ही मर जाएगी। दूसरी चीज, आरबीसी जो है ना, इस आरबीसी को अगर आप देखें तो आरबीसी का निर्माण यहां हो रहा है, पर आरबीसी 120 दिन के बाद मरती है। आरबीसी मरेगी कहां, तो आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, प्लीहा में होती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आरबीसी का कब्रगाह कौन है, तो आरबीसी का कब्रगाह कौन है, आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा है। और चूंकि मैंने कहा 2% बन भी रहा है और सारा मर भी रहा है, तो जहां पैसा जमा भी करो, निकालो भी, उसे क्या बोलते हो, बैंक। तो आरबीसी का ब्लड बैंक भी कौन है, आरबीसी का ब्लड बैंक, ये भी कौन है, प्लीहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद या आवाज धीमे करके नोट करने के बाद अब नेक्स्ट बात लिखो। देखो इसके बाद जो बात है वो बहुत जरूरी है। जितने स्थलचर हैं, टेरेस्ट्रियल जितने जीव हैं, इन स्थलचर जीवों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट, दो अपवाद हैं, ऊंट और लामा, ये 2 जीव छोड़ दो तो बाकी जितने भी स्थलचर जीव हैं, मेमल्स, इन किसी भी मेमल्स के अंदर, स्तनधारी के अंदर आरबीसी जो होता है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी चीज, आरबीसी का रक्त कैसा होता है, लाल। तो नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। यानी आरबीसी के अंदर, एरिथ्रोसाइट के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन 2 शब्द से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम जो है वो रंग है गुलाबी रंग का, और जो किससे बना है, आयरन से बना है। तो हीम एक कलर है जिसके कारण ही रंग कैसा होता है, पूरे ब्लड का कलर लाल हो जाता है, किसके कारण, हीम के कारण। और ग्लोबिन क्या है, तो रक्त में पाए जाने वाली क्या है, ये प्रोटीन है। तो रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या पूछ ले हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है, तो ग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड हीम इज अ पिगमेंट। एंड विच टाइप पिगमेंट, तो ये तुम्हारा गुलाबी रंग का पिगमेंट है, और इसी के कारण पूरे खून का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज देखो क्या है, कि जो हीमोग्लोबिन है ना, इस हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो ये हीमोग्लोबिन तुम्हारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यानी हीमोग्लोबिन गैसों का परिवहन करता है। कैसे करता है, जरा देखो। मान लो ये आदमी है, और आदमी का यहां क्या है, लंग्स है, और यहां क्या है, सेल है। आपको पता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो मेरे हर एक सेल को क्या चाहिए, ऊर्जा। आंख को भी ऊर्जा चाहिए देखने के लिए, हाथ को ऊर्जा चाहिए पकड़ने के लिए, पेट को खाना चाहिए, पेट के एक एक कोशिका को ऊर्जा चाहिए पचाने के लिए, हर एक कोशिका को क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ऊर्जा मिलती कैसे है, जब कोई चीज ग्लूकोज इसके अंदर पहुंचेगा और प्लस ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो ग्लूकोज जलेगा और ऊर्जा मिल जाएगी। यानी हर एक कोशिका को ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। यानी हर कोशिका को ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। तो जो इसको ग्लूकोज ले जाने का काम है वो तो करता है इंसुलिन, वो आप आगे पढ़ेंगे। इंसुलिन जो है वो क्या करता है, हर कोशिका को ग्लूकोज पहुंचा देता है। अब बात आई कि हर कोशिका को क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वातावरण में ऑक्सीजन है। हमने गैस इंटेक किया तो गैस में, वातावरण में कार्बन O2 कितना है, 20.9% ऑक्सीजन है। CO2 कितना है, तो 0.04% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। N2 कितना है, तो
1% क्या है N2 है और 0.92% क्या है आर्गन है। पर ये सारे हमारे फेफड़े में गए, तो उसमें फेफड़े के अंदर हमारे लास्ट में जब जाएगा तो फेफड़े के अंदर क्या है, एल्बोलाई है, मतलब छोटी छोटी वायु कोशिकाएं हैं, उसके अंदर रक्त है और रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, भाई रुक तुम्हारा काम है। तो हर एक कोशिका के लिए ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, तो हर एक कोशिका के लिए हीमोग्लोबिन जो Hb मतलब हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन पकड़ता है, 4 O2 क्या बना लेता है, HbO2 का होल 4, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये लेकर कहाँ आ जाएगा, सेल के पास, Hb अलग हो गया और 4O2 अलग हो गया। 4O2 किसको दे दिया, कोशिका को, कोशिका क्या हो गया, ऑक्सीजन पा गया, कोशिका खुश हो गया। फिर वहां से हीमोग्लोबिन कहा भाई तुम्हारा काम हो गया, हम चल रहे हैं, लीजिए ऑक्सीजन दे दिया आपको, कहा आए हो मेरे लिए इतना काम किए हो, विदाई तो ले जाओ। और इनके पास आपको पता होगा, जब आप श्वसन पढ़ेंगे तो यहाँ जब ऊर्जा मिलती है तो हमको हर कोशिका में कुछ वेस्ट भी बनता है, कहीं काम होगा तो उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे। तो जब ऊर्जा मिलती है तो हर कोशिका के पास वेस्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहाँ आए हो तो क्या लिए जाओ विदाई में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उधर से HbCO2 को जोड़ लेता है और क्या बनाता है, HbCO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये लेकर कहाँ आ जाता है, फेफड़े के पास। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कहाँ निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। इसीलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था 0.04%, पर हम जब जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 4%। हमने ऑक्सीजन लिया था कितना परसेंट, 21%, पर निकालते हैं कितना, 16%, 5% यूज हो जाता है अंदर यहाँ कोशिका में। तो ये बात हमारे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि अब हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजन पकड़ के हर एक सेल को क्या दे दिया, ऑक्सीजन, और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लाके फेफड़े के पास छोड़ता है, फिर फेफड़े से लगातार ऑक्सीजन को पकड़कर हर एक कोशिका को ले जाता है। यानी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना और फेफड़े से हर कोशिका को ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। एक चीज और जान लो, कभी कभी कोई चीज अगर अनकंप्लीट बर्निंग हो, मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मान लो ये कमरा है, कमरा में बंद करके अंगीठी जला दूं तो मैं भी ऑक्सीजन ले रहा हूं, प्लस जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। थोड़ी देर बाद इस कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और जब ये ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो पदार्थ जल रहा था वो भी कंप्लीट बर्निंग हो रही थी, यानी पूर्ण दहन हो रहा था। ऑक्सीजन कम होने पर अपूर्ण दहन होगा, और जब अपूर्ण दहन होगा तो CO2 जो वेस्ट निकालते थे, कोई भी चीज जलता है तो CO2 निकलता है वेस्ट के तौर पर। लेकिन अगर अपूर्ण दहन होगा तो क्या निकलेगा, CO निकलेगा। और ये बहुत खतरनाक गैस है, क्योंकि CO की जो क्षमता है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की, वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक है। यह आपको लिख के रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक है। इसलिए जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेने आया और हमारे अंदर सारी गैस गई, ऑक्सीजन भी गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी गई और मोनोऑक्साइड भी गई, तो मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को तुरंत झटके से मार के, क्योंकि उसकी 200 गुना क्षमता अधिक है, ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने दिया, खुद बैठ गया, कहा चलो मुझे ले चलो, HbCO। और ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर हो गया तो आदमी अगर सो रहा है तो धीरे धीरे उसको हाइपोऑक्सीनीमिया हो जाता है। देखो दो चीजें हैं, एक हाइपर ऑक्सीनीमिया, हाइपर मतलब होता है जब ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाए। जैसे अगर डॉक्टर के पास आप गए होंगे कभी, तो डॉक्टर कहता है लंबी लंबी सांस लो, 3 मिनट करके देखना, चक्कर आएगा, गिरोगे भड्ड से, क्योंकि ये हाइपर ऑक्सीनीमिया हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ गई, वो भी दिक्कत है। और हाइपोऑक्सीनीमिया, कोरोना के टाइम में जितने भी लोग मरे वो हाइपोऑक्सीनीमिया से मरे, उनका SpO2 कम हो गया, अचानक से ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो गई, इसमें पता नहीं चलता, अचानक से कम हुआ, फिर बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगी, उसके बाद इतना दम नहीं होगा कि गेट अगर बंद करके ठंडी के मौसम में अंगीठी जला के सो रहा है तो हाइपोऑक्सीनीमिया होगा तो वो जाके गेट बाहर नहीं खोल पाएगा, मर जाएगा, फिर अचेतन हो जाएगी, फिर लगातार उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता रहेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और अंततः वो खर्च हो जाएगा।
तो ये पूरी कंडीशन आपने देख ली कि किस तरीके से क्या कनेक्ट होता है, कैसे क्या होता है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है इस हीमोग्लोबिन का काम एक और है। महिलाओं में पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अलग अलग है। तो दूसरी चीज जो हीमोग्लोबिन है, आप ऐसे लिख लो, मनुष्य 1 मिनट में 1000 से 1200 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यानी हमारी बॉडी, देखो ध्यान देना, हमारी बॉडी 1 मिनट में शरीर का सारा खून फेंक देती है, 1 मिनट में सारा खून पंप कर देती है, और 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप कर दी। मनुष्य के पूछ ले 1 लीटर में कितना खून, कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो 1 लीटर जो खून है वो तुम्हारा 200 ml ऑक्सीजन लेता है। 1 लीटर में इतना हीमोग्लोबिन होता है जो 200 ml ऑक्सीजन लेगा। तो 1 लीटर में 200 ml, तो 5 लीटर में 1000, तो वही 1000 से मैंने कहा कि 1000 से 1100 ml ऑक्सीजन हमारी बॉडी हर 1 मिनट में क्या करती है, शरीर को पहुंचाती है। दूसरी चीज, जो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा से अधिक होती है। पुरुषों में इसकी मात्रा हीमोग्लोबिन की होती है तुम्हारा 13 से लेकर 16 पर 100 ml, और महिलाओं में होता है 11 से 13 पर 100 ml। महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों की तुलना में कम होती है। महिलाओं के अंदर हर पीरियोडिक साइकिल में आरबीसी का और ब्लड्स का बहुत ज्यादा स्राव भी होता है, इसलिए उनके अंदर ब्लड निकलता भी रहता है। और बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिनके कारण महिलाओं के अंदर आरबीसी की मात्रा कम पाई जाती है, और प्रेगनेंसी के दौरान तो एनीमिक हो ही जाती है। तो एक बात ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो आरबीसी है और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब तुम्हारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन हो जाएगी कम तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन कोशिकाओं को नहीं मिलेगी तो शरीर थक जाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सांस फूलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो शरीर का हर फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा। और यही हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसका उत्तर दे रहे हैं तो मुझे लगेगा कि आप ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम पहाड़ों पर जाएं तो आपको पता होगा पहाड़ पे जाने पर लगातार क्या होता है, जो वायुमंडल है वो उसका कंसंट्रेशन कम होता जाता है। मतलब आप ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, जियोस्फीयर पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। अगर पहाड़ों पे जाएं जहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वहां हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। अब चलो नए वीडियो में मिलते हैं। अभी मुझे ऑफलाइन क्लास लेने जाना है, तो मैं इसी तरीके से आपको ज्ञानार्जित कराता रहूंगा। जय भारतम, जय श्री राम, वंदे मातरम।